ये 21वीं सदी का आधुनिक पाटलिपुत्र यानी अज़ीमाबाद यानी पटना है। छह साम्राज्यों की राजधानी रहा स्मार्ट सिटी पटना अपने गौरवशाली अतीत को समेटे देश की राजनीति का केंद्र और साम्राज्यों को बनते बिगड़ते रहने का गवाह रहा पटना। कभी राजनीतिक परिवर्तन तो वर्तमान में राजनीतिक जड़ता का प्रतीक बना पटना। कभी दिल्ली पर राज करने वाला आज दिल्ली जैसा बनने के लिए दिल्ली के वादों का मुहताज बन गया है। लेकिन इतिहास साक्षी है कि इसी अजीमाबाद को कभी मुग़ल शासक अजीम उस शान ने बड़ी शिद्दत से दिल्ली जैसा बनाने का प्रयास किया था। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में चुनाव है, ऐसे में पीएम मोदी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं और विकसित बिहार विकसित भारत की कविता सुना रहे हैं। कभी मोतिहारी को मुंबई बनाने की तुकबंदी कर रहे हैं। लेकिन इतिहास में ऐसा हुआ है जब मुगल बादशाह औरंगजेब के पोते अजीम उस शान ने पटना को दिल्ली की तरह बनाने का ईमानदार कोशिश किया था। पटना दुनिया के उन सबसे पुरानी शहरों में से एक है जिसका एक क्रमबद्ध इतिहास रहा है। पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात प्राचीन पटना की स्थापना 490 ईसा पूर्व में मगध सम्राट अजातशत्रु ने की थी। पाटलिपुत्र मगध, नंद, मौर्य, शुंग, गुप्त और पाल साम्राज्य की राजधानी रही। पाटलिपुत्र शुरू से ही शिक्षा और कला का केंद्र बना रहा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 300 ईसा पूर्व मौर्य के वक्त में पाटलिपुत्र की आबादी 4 लाख तक पहुंच गई थी। आप इसकी तुलना 1911 में पटना की जनसंख्या से कर सकते हैं। उस वक्त इसकी आबादी महज 1,0976 बची रह गई है। जाहिर है इन बीच के वर्षों में पटना ने कई उतार चढ़ाव देखे। 7वीं सदी के बाद पाटलिपुत्र लगातार उपेक्षित होता रहा। 1540 में शेरशाह ने जब मुगल साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लिया तो पटना के सामरिक और वाणिज्यिक महत्व को समझते हुए उसने इस शहर को पुनर्जीवित किया। उसने इसे पटना नाम दिया और 1541 में यहाँ एक किले का निर्माण कराया। इसके बाद वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। 1545 में एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। लेकिन पटना प्रगति के रास्ते पर बढ़ चुका था। इसके करीब 100 वर्षों बाद बादशाह शाइस्ता खां 1639 से 1649 की सूबेदारी के वक्त तक पटना का बाजार बहुत समृद्ध हो चुका था और इसकी शोहरत दूर के देशों तक पहुंच चुकी थी। 16वीं और 17वीं सदी में ही पटना बैंकिंग और व्यापार के केंद्र के तौर पर स्थापित हो चुका था और साथ ही साथ यह ज्ञान, सांस्कृतिक महत्व और राजनीति का केंद्र भी बन चुका था। इन सब ने मिलकर इस शहर को वैभव और ऐश्वर्य से समृद्ध किया। यह शहर महलों, हवेलियों, आलीशान इमारतों और बड़े वाणिज्य संस्थानों से भरा पड़ा था। शेरशाह ने यहाँ किले का निर्माण करवाकर इसे समृद्धि जरूर दी थी, लेकिन इसे पूर्णता तक पहुँचाने का काम औरंगजेब के पोते अजीम उस शान ने किया। औरंगजेब ने इसे 1697 में बिहार, बंगाल और ओडिशा की सूबेदारी दी। अजीम उस शान पटना को मुगलों की राजधानी शाहजहानाबाद यानी दिल्ली की तरह खूबसूरत और भव्य बनाना चाहता था। उसने दिल्ली से हुनरमंद कारीगरों को बुलवाकर शेरशाह के किले का नवीनीकरण करवाते हुए मरम्मत करवाई। उसने इस किले में शाहजहानाबाद यानी दिल्ली के लाल किले की तरह दीवाने खास और दीवाने आम का भी निर्माण करवाया। अजीम उस शान ने पेशे के आधार पर अलग अलग मोहल्ले बसाए। अफ़गानों की एक जाति के नाम पर उसने लोधी कटरा बसाया। यहाँ उसने अफ़गानों को बसाया। मुगलपुरा में उसने मुग़ल सिपाहियों और मुग़ल अधिकारियों को बसाया। कश्मीरी कोठी में उसने कश्मीरी व्यापारियों को बसाया। कमान नगर गली में उसने तीर धनुष बनाने वाले को बसाया। अजीम उस शान ने पटना को एक नया नाम भी दिया, अजीमाबाद। यह उसके अपने नाम पर था। पटना का नाम यद्यपि खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अजीमाबाद नाम कुलीनों और शासक वर्गों के बीच 18वीं और 19वीं सदी में प्रचलित रहा।
1712 में अपने पिता के निधन के बाद अजीम उस शान ने खुद को सम्राट घोषित किया, लेकिन कुछ ही दिनों में के बाद उसकी हत्या रावी नदी में डुबोकर कर दी गई। अजीमाबाद को शाहजहानाबाद यानी दिल्ली की तरह बनाने का उसका सपना अधूरा ही रहा। जब तक बंगाल मुग़लों के अधीन रहा, यह अजीमाबाद ही कहलाता रहा। मुग़लों के पतन और ब्रिटिशों के आगमन के बाद यह फिर से पटना हो गया। औरंगजेब ने जब अपने पोते अजीम उस शान को 1697 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की सूबेदारी दी, उसने पटना को दिल्ली की तरह बनाना चाहा था। अजीम उस शान ने पेशे के आधार पर अलग अलग मोहल्ले बसाए थे। लोधी कटरा, मुगलपुरा, जगर टोला, मीर शिकार टोली इत्यादि। वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। 1712 में उसकी हत्या नदी में डुबोकर कर दी गई। अजीमाबाद को वह अपने सपने के अनुरूप नहीं बना सका था। इसके करीब 100 वर्षों बाद बुकानन सर्वेक्षण के क्रम में जब पटना आया तो स्थिति बहुत बदल चुकी थी। उसने यहाँ के स्थानीय निवासियों को घरों को बहुत खराब स्थिति में पाया। उसने लिखा, यहाँ मैंने जो भवन देखे वे आमतौर पर ईंट या पत्थरों के बने हुए थे, जिसमें छोटे छोटे कमरे, खिड़कियाँ और सीढ़ियाँ भी थी। ये सारे मिट्टी के गारे से बनाए गए थे। बुकानन लिखता है, यह अत्यधिक गरीबी का स्पष्ट नमूना था। वह लिखता है, 2 मंजिले मकानों को कोठा कहा जाता था। इन कोठों में 2 कमरे एक दूसरे के ऊपर बनाए गए थे। इन मकानों में लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां थी, लेकिन ये बहुत ढंग के बने हुए नहीं थे और इन्हें रंगा भी नहीं गया था। लेकिन फिर भी ये मकान जाड़ों और बरसात में आरामदेह थे। बुकानन लिखता है, क्योंकि पश्चिम दरवाजा तक शहर घनी आबादी से भरा हुआ था, इसलिए अंग्रेजों ने पश्चिम में गोलघर की दिशा में अपने आवासों का निर्माण शुरू किया। इस तरह पटना का विस्तार पश्चिम दिशा में होने लगा। बुकानन ने 1812 में पटना का जो नक्शा तैयार किया था, उसमें अफीम के गोदाम से गोलघर तक गंगा किनारे बहुत कम भवनों को बुकानन ने 1812 में पटना का जो नक्शा तैयार किया था, उसमें अफीम के गोदाम से गोलघर तक गंगा के किनारे बहुत कम भवनों को दिखाया है। जो भवन बनाए गए थे वे अंग्रेज़ों के थे। कंपनी बाग से गोलघर तक गंगा के किनारे सिर्फ यूरोपियनों के आवास थे। शहर की आबादी बहुत घनी थी, कहीं भी कोई ज़मीन खाली नहीं थी। जहाँ तक कि बुकानन ने भी यह स्वीकार किया है। उसने लिखा है, ज़मीन की अनुपलब्धता की वजह से ज़मीन की कीमत में पिछले 15 वर्षों में कई गुना वृद्धि हो गई है। अब शहर में यूरोपियन समुदाय में अंग्रेज ही थे। जिन डच और डेनों ने यहाँ अपने कारोबार जमाए थे, अब यहाँ से चले गए थे। इसके करीब 10 वर्षों के बाद 1824 में जब बिशप हेवर पटना आया, उस वक्त तक अंग्रेज़ों ने शहर के विकास के लिए दिशा निर्देश तय कर लिए थे। उन्होंने रेस कोर्स, वर्तमान में पटना का गांधी मैदान, का निर्माण कर लिया था। तत्कालीन कमिश्नर मेटकॉफ ने इसका निर्माण करवाया था। अंग्रेज़ों ने इसके आसपास अपने आवासों और प्रशासनिक भवनों का निर्माण शुरू करवा दिया था। 19वीं सदी के अंत तक यह शहर का केंद्र बन चुका था, जिसके चारों ओर शहर का विकास हुआ। गंगा किनारे या तो अंग्रेज़ों के बंगले थे या फिर गोदाम। फिलहाल उन्हीं कॉलोनियल इमारतों में से कुछ को ध्वस्त कर एक भव्य कन्वेंशन सेंटर, बापू सभागार और ज्ञान भवन का निर्माण करवाया गया है। यह जानकारी हम अरुण सिंह की किताब पटना खोया हुआ शहर से बता रहे हैं। यानी यह स्पष्ट है कि मध्यकालीन दौर से ही पटना को दिल्ली की तरह बनाए जाने का गंभीर प्रयास किया जाता रहा। वर्तमान में 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बावजूद इसके बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। प्रति व्यक्ति आय में भी देश का सबसे गरीब राज्य है। नीति आयोग कहती है कि बिहार का हर दूसरा व्यक्ति गरीब है। बिहार में हुए जातिगत सर्वे में कहा गया है कि यहाँ के 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, यानी 6,000 रुपया महीना से कम कमाते हैं। बिहार में अनुसूचित जनजाति में 42.70% लोग गरीब है। अति पिछड़ा में 33.6% लोग गरीब है। पिछड़ा वर्ग में 33.16% लोग गरीब हैं।
सामान्य वर्ग में 25% लोग गरीब हैं। राज्य की कुल आबादी में 63,840 परिवार के पास छत नहीं है और 39 लाख परिवार झोपड़ी में रहती है। 13 करोड़ की आबादी में 98.63% के लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है। बिहार में सामान्य वर्ग में 25% लोग गरीब हैं। बिहार में 33,000 भिखारी और 28,000 कचरा बीनने वाले हैं। यानी मध्यकाल से जो बिहार को विकसित राज्य दिल्ली के बराबर पटना को बनाने का प्रयास किया जाता रहा है, अंततः आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी ये सपना अधूरा है, जबकि बिहार में लगभग 35 वर्षों से अस्थायी सरकार रही है।